directly proportional to Acceleration is directly ex- proportional to acceleration directly proportional किसके? डिस्प्लेसमेंट to के, ठीक है। displacement. डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये भैया आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ? नहीं बना रहे हैं। चलिए कोई बात बना रहे सर। नहीं। हाँ ठीक, बहुत अच्छे। सो अब आगे देखते हैं। सिंपल आपकी हार्मोनिक आवाज मोशन देख। आपकी अच्छा आवाज में बहुत आवाज, हवा हवा आ रही है सर. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके एक मिनट। तो चलिए कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। अभी ठीक है? यस सर. ठीक। ठीक, हाँ दैट्स गुड। ठीक है। सर ये मैथमेटिकल फॉर्म में तो लिखे थे सर, डेफिनेशन में कैसे इसको डिफाइन करेंगे सिस्टम? इसको इसी तरीके से आप डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि एनी मोशन इन अ मोशन व्हेन एक्सेलरेशन, व्हेन अ बॉडी इज हैविंग अ मोशन, पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना, ठीक है, वहां पर आप देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक खास बात ये भी है कि क्या नाम है, इसको आप सर्कुलर मोशन को भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन को भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में लिख सकते हैं, बट व्हेन यू राइट इट इन दी कॉम्पोनेंट फॉर्म, ठीक है ना, कॉम्पोनेंट फॉर्म, ठीक। आप ये लिख सकते हैं कि क्या नाम है, व्हेन एनी object, when any object is going through a motion in which its acceleration is directly proportional to its displacement, ठीक है ना, then it is said to be that object is undergoing simple harmonic motion, ठीक है, this is your language, ठीक है ना, वो तो सिंपली आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो तो सीधा सा लिख दिया, उसको उसी को आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। Now coming back to the this our main topic, and today we are going to do uh, degree of freedom. इससे पहले इस चीज के बारे में सुना है आपने, इस टर्म के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम? Have you ever heard about this term? यस सर. क्या होता है थोड़ा सा बताएं। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? बताइए भाई।
देखिए इसमें आप पहले, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग इन सब चीजों से मतलब झिझकिएगा मत कि मैं गलत बताऊंगा या सही बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो जो भी आपने आपको आता है यू टेल मी, ठीक है ना। सही होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो करेक्ट करके बताया जाएगा। बट दिस थिंग यू नो, टू वे कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो एनीवन, हाँ शेख मुअज्जम बताएं भाई, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? हम्म, नहीं मालूम? मिनिमम नंबर, इंडिपेंडेंट वैल्यू कुछ होती है सर, वो हाँ वेरी होती है। हाँ, ठीक है, अच्छा। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू व्हाट, स्पेसिफाई द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वाइब्रेशन के टर्म्स में इसका क्या मतलब है, ठीक है। वाइब्रेशन के टर्म्स में इसका क्या मतलब है, देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक। ये वाला तो आपने देखा ही है भाई, ठीक है। ठीक है, ये आपको आ, 4 डायग्राम मैंने बनाए हैं, ठीक है। 4 डायग्राम मैंने बनाए हैं। अब देखिए, इसमें आपको बताना है कि अगर मैं देखूं तो इस सिस्टम, पहला वाला जो सिस्टम है मेरा, इस सिस्टम में अगर एक ऑब्जेक्ट मास है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसका मोशन देखना चाहूं, ठीक है ना, तो सिर्फ इसी का अगर मोशन बता दूं, ठीक है ना, मास 1 का अगर मैं मोशन बता दूं, ठीक है, ठीक है, M1 का, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स अगर मुझे पता लग गया, इसके बारे में पता लग गया, तो ये पूरा का पूरा इसका मैं क्या बता सकता हूँ, वेलोसिटी बता सकता हूँ, एक्सेलरेशन बता सकता हूँ, ठीक है। ठीक, ठीक, तो मतलब क्या है कि मुझे बस एक वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, एक वेरिएबल चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 1 है, ठीक। लेकिन अगर यहां देखें तो अगर मैं M1, आप बताइए कि अगर मैं M1 के बारे में बता दूं, M1 का डिस्प्लेसमेंट बता दूं, तो M2 का डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं?
सिर्फ अगर मुझे m1 का डिस्प्लेसमेंट पता हो तो m2 का डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूँ मैं, नहीं बता सकता हूँ? यस सर। बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई जो मोशन m1 करेगा वही m2 करेगा इस केस में, ठीक है ना, क्योंकि ये रिजिड बार है, ठीक है ना, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो मोशन m1 करेगा वही m2 करेगा, ठीक है ना, तो ये एक एंटिटी ट्रीट हो रही है, तो यहां पर भी मुझे सिर्फ एक वेरिएबल बताने की जरूरत है, ठीक है, एक वेरिएबल के बारे में बताने की जरूरत है और वो है x1, ठीक है, एंड दैट इज, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हुआ, ये भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हुआ। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए, तो अगर इस सिस्टम को, जो तीसरा सिस्टम है हमारा, तीसरा सिस्टम जो है, तीसरा सिस्टम जो है, इसमें अगर मैं m1 को रोक लूं तो m2 भी अपने आप इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है ना, और m2 को रोक लूं तो भी m1 अपने आप मूव कर, मतलब इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है इसके बगैर, है कि नहीं? मतलब इसको आप रोक लीजिए, ठीक है, m2 को रोक लीजिए, m1 मूव करेगा, ठीक है ना, और इसी तरीके से m1 को रोक लीजिए तो m2 भी मूव करेगा, या फिर दोनों को मूव करने दीजिए, लेकिन दोनों अलग अलग मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों अलग अलग मूव कर सकते हैं, मास m1 और मास m2 जो है वो अलग अलग मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे m1 के लिए एक अलग वेरिएबल बताना पड़ेगा इसके मूवमेंट के लिए, और m2 के लिए एक अलग वेरिएबल बताना पड़ेगा, ठीक है, m2 के लिए अलग वेरिएबल बताना पड़ेगा, तो मिनिमम मुझे 2 वेरिएबल बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो m1 के लिए एक डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल बता दिया, तो इसका वेलोसिटी आ गया, फिर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा आसानी से, ठीक है। इसी तरीके से अगर x2 पता लग गया तो x2 वेलोसिटी आ गई और एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ पे 2 वेरिएबल मुझे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2, ठीक है। इतनी बात आ रही है आप लोगों को समझ में? यस और नो? ठीक है। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा? यहां पर तो मास ही एक है, एक ही मास है, ठीक है, एक ही मास है, तो क्या होगा भाई, सिर्फ आपको इसी का डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा x, एक ही ठीक है। वेरिएबल होगा। हाँ, तो इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी हो गई? 1, ठीक है, 1, ठीक। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक, ओके। इसमें थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अभी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, उस पे आप लोग बताइए, ठीक है, उस पे आप लोग बताइए कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, ठीक है।
आई क्या है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। सो ये 4 एग्जांपल्स हैं आपके पास। अब बताइए पहले वाले में क्या होगा? पहले वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 तीन है। 3 कैसे बताइए? M1 M2 M3 तीनों मूव हो गए ना सर? सर सब की अलग सब अलग मूव कर, इंडिपेंडेंट है। हाँ अलग अलग मूव कर सकते हैं, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, अलग अलग मूव कर सकते हैं। तो इसको बताने इसलिए हमें 3 मिनिमम वेरिएबल चाहिए इसको बताने के लिए, ठीक है ना? तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, इसका बताइए, इसका कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 होगा सर। 1 होगा। कैसे? ये मास नीचे जाएगा तो सर वो स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, एक ही मूवमेंट होगा यहाँ पे। हाँ जितना ये रोल करेगा ना, जैसे ये मान लीजिए, यहां पर बस यही देखने वाली बात है। देखिए ये कितना नीचे जाएगा ये बताइए। मान लीजिए कि ये एक्स नीचे गया, ठीक है, एक्स नीचे गया, तो ये इसका मूवमेंट तो लीनियर हो रहा है, ठीक है ना? और इसका इस डिस्क का मूवमेंट क्या हो रहा है? एंगुलर हो रहा है। मान लीजिए थीटा मूव कर रहा है, लेकिन इस एक्स को इस थीटा से आप रिलेट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि इसका रेडियस है आर, ठीक है ना? स्मॉल आर लिख दूं ज्यादा बेहतर है, स्मॉल आर, ठीक है, और ये है कैपिटल आर। ठीक, तो अगर ये एक्स मूव कर रहा है तो ये डिस्क कितना रोटेट कर रही है भाई? डिस्क कितना रोटेट कर रही है? क्योंकि ये एक्स जो है ये थीटा, मान लीजिए डिस्क जो है थीटा रोटेट कर रही है और इसका रेडियस आर है, तो एक्स को आप लिख सकते हैं आर टाइम्स थीटा, ठीक है ना? तो अगर आपको एक्स पता है या थीटा पता है, तो अगर एक्स पता है तो आप थीटा लिख सकते हैं, और थीटा पता है तो आप एक्स लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर कोई एक पता है तो बाकी दूसरा आप बता सकते हैं, ठीक है ना? तो दैट्स द रीजन कि ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ओनली 1, ठीक है, 1 है, ठीक है। लेकिन यहां पर देख के बताइए इसमें क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा सर। कैसे? यहाँ पर वो एंगुलर मोमेंट की वजह से एक्सटेंशन भी हो रहा है और नीचे मास की वजह से भी एक्सटेंड हो रहा है। हाँ, ये आप देखिए कि मूव तो हो रहा है, लेकिन अब जो है आप इसका डिस्प्लेसमेंट, मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स और इसका डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसको आप रिलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग बीच में आ गई, तो स्प्रिंग बीच में कम ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है ना? ठीक है, तो अब आपको अलग अलग इन दोनों का मोशन बताना पड़ेगा, ठीक है ना? इन दोनों का मोशन अलग अलग बताना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2, ठीक है। इसी तरीके से इसकी कितनी होगी भाई? हम्म, इस सिस्टम की 1 ही होगी सर। 1 ही होगी, एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इसका जो ये मैंने जो ये ब्लू डॉट दिख रहा है ना आपको, ये मैंने क्या बताया? हिंज्ड है, हिंज्ड है, ठीक है, ये क्या है? हिंज्ड है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है, 1 हो गई, ठीक। क्योंकि कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या मूव करेगा? अगर आप इसके अबाउट रोटेट ही कर पाएगा, हिंज के अबाउट। लेकिन इसका एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं हिंज हटा दूं, अगर मैं हिंज हटा दूं, ठीक है ना, तो क्या होगा? अगर मैं हिंज हटा दूं, पिवट पॉइंट हटा दूं, तो क्या होगा? डिग्री ऑफ अब डिग्री फ्रीडम ऑफ 2 हो जाएगी। कैसे? ये इधर से इधर इसको एक्सटेंड करेगा K2 और ऊपर K1 उसको इधर करेगा सर। हाँ, दो देखिए दो तरफ से अब, मोशन होंगे। हाँ, अब क्या होगा? दो तरफ से मोशन की बात नहीं है। अब देखिए, हो सकता है कि आप इस ये रोटेट भी करे, ठीक है ना?
ये रोटेट भी कर सकता है और क्या कर सकता है, ये आगे पीछे भी मूव कर सकता है। समझ रहे हैं? जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आप एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, बड़ा सा, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, स्टंप देखा है, स्टंप या उससे छोटा सा टुकड़ा उसी के आसपास के साइज का, और फेंकिए। ठीक है, फेंकिए। तो जब आप लकड़ी का टुकड़ा या स्टंप जो आप फेंक रहे हैं, तो वो कैसे मूव करते हुए जाता है? वो दोनों मूवमेंट करता है। वो इसी तरीके से तो मूव करते हुए जाता है। आपने फेंका तो वो आगे तो जा ही रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, वो रोटेट भी कर रहा है अपनी एक्सिस पे। ठीक है ना? वो क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, तो यहां पर भी वही होगा कि ये क्या कर सकता है, ये रोटेट भी कर सकता है और क्या कर सकता है, आगे पीछे भी मूव कर सकता है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी मूव कर सकता है। तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन अब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग आपको बताना पड़ेगा, अलग अलग बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दो कैसे होगी? हम्म, बताइए भाई। यस सर। नहीं, कहीं अपना कोई सर डाउट वो आ रहा जो जो कार में भी टॉय इन टॉय आउट रहता है, वो इसी में शामिल होगा। है? टॉय इन टॉय आउट समझा नहीं मैं। और जो अपना व्हील जो रहता है, अपनी मोशन हाँ, पे घूमता भी रहता है और बाहर और अंदर भी होता रहता है सर, टॉय इन टॉय आउट में, नहीं नहीं व्हील नहीं बैलेंसिंग के नहीं, टाइम। व्हील बैलेंसिंग के तो अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हम लोग। मैं वो, हाँ 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 हाँ, वो कह सकते हैं, कह सकते हैं, यस 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 यस। यस यस यस, एग्जैक्टली। ठीक ठीक ठीक, हाँ कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मोशन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कि जैसे इसमें आप क्या, आप ज्यादा ताकत आगे की तरफ लगा के भेजिए तो आपका ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा तेज होगा। ठीक है ना? या फिर आप ऐसे फेंकिए कि रोटेशनल मोशन ज्यादा तेज हो। तो दोनों को आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं या अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? दोनों मोशन, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपको दोनों के लिए, दोनों को स्पेसिफाई करने के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो इस वजह से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है। ठीक है ना? तो ऐसा भी कभी मत सोचिएगा कि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, वन ही नहीं होगी, वन से ज्यादा भी हो सकती है, वन से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ठीक, वन से ज्यादा भी हो जितने सकती है। वेरिएबल रहेंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, ऐसा है? क्या क्या कह रहे हैं? मतलब जितने वेरिएबल डिफाइन होंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी। हाँ, यही तो बता रहा हूं कि जितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये दो टर्म याद रखिए ना, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है ना? कि उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन ना रहे। ठीक है ना? ठीक, जैसे यहां इस वाले केस में इन दोनों के बीच में एक रिलेशन था। ठीक है ना? तो वेरिएबल तो हम दो ही डिफाइन कर रहे थे, लेकिन रिलेशन होने की वजह से, रिलेशन होने की वजह से क्या कर रहे थे हम लोग, इसको एक ही, मतलब एक अगर डिफाइन करेंगे तो दूसरा हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों डिफाइन करने पड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस सिस्टम हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम टू। ठीक है, तो आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिनिमम इंडिपेंडेंट, ये दो वर्ड याद रखिए। ठीक है, मिनिमम एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? ठीक, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर एक स्पेसिफाई कर दिया है तो दूसरे को स्पेसिफाई अगर कर पा रहे हैं तो एक ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। यस सर। अब देखिए, यस हाँ, सर। ठीक ठीक ठीक, अब एक चीज और देखिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था
कि आप लोग जो स्टील का जो स्केल होता है उसको आप टेबल पे एक तरफ रखिए और उसको कैंटिलीवर बना लिए, ठीक है ना। ठीक है, एक स्टील का स्केल लिया और एक तरफ से आपने इसको हाथ रखा, ठीक है ना, फिक्स कर दिया, अपना हाथ लगा करके इसको फिक्स कर दिया, तो हाथ से रोक रखा टेबल पे, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा टेबल पे रखा, तो ये एक कैंटिलीवर टाइप बन गया। और जब आप इसको एकदम से प्लग करके छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, है ना। ठीक है, यही तो होगा या कुछ और होगा? यस सर। यही होगा, ठीक है, बात एकदम सही है। तो ये बताइए कि ये जो रूलर है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? ये जो रूलर है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? एक ही होगी सर। एक होगी। और कोई? हम्म, बताएं भाई, और कोई? एक ही रहेगी। अच्छा, ओके, ठीक है। देखिए, एक किस केस में रहेगी ये भी बताऊंगा पहले, लेकिन अगर आप सही से इसको एनालाइज करेंगे, इसको सही से एनालाइज करेंगे तो दिस इज अ कंटिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम है? कंटिन्यूअस सिस्टम है। ठीक है, तो इस ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस सिस्टम है। कहने का मतलब क्या है कि आपका मास जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्केल का जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आपको एटॉमिक लेवल पे देखना है, एटॉमिक लेवल पे देखना है। एटॉमिक लेवल पे देखने का क्या मतलब है कि आप जब इसको एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक। और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग है इनके बीच में, ये इनसे आपस में जुड़े हुए, ये इनसे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, क्या नाम है, पढ़ा भी है क्या, कि ये जो सॉलिड्स हैं ये जब सॉलिड स्टेट में अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी है बचपन में। ठीक है, तो इसी तरीके का अरेंजमेंट आपको कंटिन्यूअस सिस्टम में मिलेगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, इस एटम या मॉलिक्यूल का कुछ मास होगा m1, इस m2, इन जनरल तो बराबर ही होना चाहिए था, है ना। m m m m m m ठीक है, तो आप इसको एनालाइज करेंगे तो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो यहां पर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताने पड़ेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, जहां पर तक, ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो इनफाइनाइट जाएगा। होगा। ठीक है ना, तो अगर आपका सिस्टम जो है वो कंटिन्यूअस है, लाइक कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम और बीम टाइप है कुछ, ठीक है, तो उसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताएंगे? इनफाइनाइट। तो कंटिन्यूअस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम इनफाइनाइट होती है। ठीक, अच्छा, कुछ केसेस हम इनफाइनाइट के लिए अभी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, बस ये आपको बताने के लिए था। लेकिन इनफाइनाइट को हम कुछ जगह मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं कि इसको सिर्फ एक सिंगल वो मान लिया जाता है। ठीक है,
इसके मास को अगर आप, वो एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो ये कब का केस है, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका कुछ मास है, मतलब इसमें कुछ इनर्शिया है, ठीक है, इनर्शिया है, ठीक है, इस कैंटिलीवर बीम में, ठीक है। आगे हम कई एग्जांपल्स देखेंगे कि जहां पर हम इसका इनर्शिया निग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम एज अ इलास्टिक मेंबर ट्रीट करने लगते हैं, इलास्टिक मेंबर ट्रीट करने लगते हैं, ठीक है। तो वो आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे कि तब हम कैसे इस सिस्टम को ट्रीट करेंगे। बट फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर, if the system is continuous then its degree of freedom is infinite, its degree of freedom is infinite। आ रही बात समझ में? ठीक है, यस। इतनी बात क्लियर है? ठीक, अच्छा जी। अब देखते हैं कि अगला टॉपिक जो हमें करना है वो ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये हो गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कुछ क्वेश्चन कराने दिए जाएंगे, तो आप उसको करके देखिएगा, ठीक है। एंड लेट्स मूव टू फिजिकल सिस्टम्स की बात करते हैं। फिजिकल सिस्टम्स में अगर वाइब्रेशन के लिए मॉडलिंग करनी हो, फिजिकल सिस्टम्स के लिए, फिजिकल सिस्टम्स, ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो जो फिजिकल सिस्टम्स मेंशन्ड हैं वो हैं कौन कौन से? एक तो बाइसिकल है, सॉरी, मोटर बाइक है, एंड कार है, ठीक है। इसकी फिजिकल मॉडलिंग करनी है वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए, एक की अगर आप समझ गए तो बाकी तो सब आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे साइकिल है आपकी, साइकिल है, तो साइकिल को आपको अगर मॉडल करना है, ठीक है, जैसे ये आपकी एक साइकिल है, ठीक, ठीक है। यहाँ पर आपका एक राइडर बैठा हुआ है बस, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। और ये आपकी, ठीक, तो देखिए, इसको मॉडल करने का, मॉडलिंग का, इसको वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मॉडलिंग करने का क्या मतलब है हमारा? वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मॉडलिंग करने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर मैं वाइब्रेशन के लिए मॉडल करूं, तो वाइब्रेशन में, वाइब्रेटरी सिस्टम में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके टर्म्स में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकूं। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकूं? इनर्शिया एलिमेंट के टर्म्स में, रिस्टोरिंग एलिमेंट के टर्म्स में, और किसके टर्म्स में? डैम्पिंग एलिमेंट्स के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकूं, इस सिस्टम को, इस साइकिल को मैं इसमें ऐसे कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है। इस साइकिल को मैं इस तरीके के ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब ये आप साइकिल चला रहे होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये जो वाइब्रेशन राइडर जो फील करेगा वो कैसी फील करेगा? इस टाइप की, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन आपको पता है कि किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा, साइकिल भी कई टाइप की होती हैं, है ना। एक साइकिल जो होती है वो, मतलब नॉर्मल जो पहले पुरानी टाइप की आती थी, ठीक है, उसमें आपको वाइब्रेशन ज्यादा फील होते हैं। लेकिन अभी जो साइकिल्स आ रही हैं, मॉडर्न साइकिल्स कह लीजिए, तो दे आर हैविंग गुड शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, गुड शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है, उनमें गुड शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी है, ठीक है। तो उस तरह की साइकिल्स को कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो मतलब उसमें स्प्रिंग और डैम्पिंग एलिमेंट्स वगैरह ज्यादा हैं,
दैट्स व्हाई दे हैव वेरी गुड शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो एक तरीका इसमें आप देखिए कि इसमें आपका जो ये जो टायर है, ठीक है, ठीक है, टायर जो है इसमें हवा भरी हुई है, रबर का टायर है, रबर की टायर एंड ट्यूब्स हैं। ठीक है, इस रबर एंड के टायर एंड ट्यूब्स को अगर आप रिप्लेस करना चाहें, ठीक है, मतलब इससे रिप्लेस करना है, तो आप खुद सोचिए कैसे रिप्लेस करेंगे। तो इसको रिप्लेस करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि देखिए, आप इमेजिन करिए, आप एक चीज बस जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि रबर के टायर की जगह, मतलब जिसमें हवा भरी हुई है, उसकी जगह अगर क्या नाम है लोहे के टायर होते, लोहे के टायर होते तो क्या होता, लोहे के टायर होते तो क्या होता, लोहे के टायर होते तो क्या होता, झटके ज्यादा वाइब्रेशन बहुत लगते, ज्यादा होता बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ वाइब्रेशन, जाते हैं। हाँ झटके ज्यादा लगते हैं ना, वाइब्रेशन ज्यादा होती। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो रबर के टायर एंड ट्यूब्स जो हैं वो किसका काम कर रहे हैं, इस रिस्टोरिंग एलिमेंट और डैम्पिंग एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, रिस्टोरिंग एलिमेंट्स और डैम्पिंग एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो, यस सर। है ना। तो यस सर। आप रबर रबर के टायर एंड ट्यूब्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्प्रिंग और डैम्पर से, स्प्रिंग और डैम्पर से। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि आप अपनी एनालिसिस को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप अपनी एनालिसिस को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीका क्या है कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम रखें। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ एक मास, ठीक है, तो ये मास अगर काउंट करेंगे तो मास किसका होगा, मास ऑफ द मैन या राइडर प्लस मास ऑफ द बाइक, अगर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में बना कन्वर्ट करना चाहते हैं। और ये जो स्प्रिंग वाला सिस्टम है, ठीक है ना, तो टोटल इसकी वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट और इसकी वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बन रहा है, वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस, और इस टायर की वजह से और इस टायर की वजह से डैम्पिंग एलिमेंट कितना आ रहा है वो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि सिंगल मास, सिंगल स्प्रिंग एंड सिंगल डैम्पर के बेसिस पे आप सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल सिस्टम में आपने इसको कन्वर्ट करके एनालाइज कर लिया। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है कि आप इस राइडर के मास को और बाइसिकल के मास को अलग अलग ट्रीट करें। अब इसको अलग अलग ट्रीट करने का क्या तरीका है भाई, अलग अलग ट्रीट करने का तरीका जो है वो यही है कि आपका ये तो रिस्टोरिंग और डैम्पिंग एलिमेंट ये तो है ही, ठीक है ना, और फिर ये बाइसिकल बीच में आ रही है। ठीक है, तो बाइसिकल का मास कुछ है mb, ठीक है, और फिर यहां पर एक सीट है, और आप लोगों ने बाइसिकल में देखा होगा कि बाइसिकल के नीचे भी एक स्प्रिंग लगी होती है, बाइसिकल के सीट के नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, तो अब आप इस सिस्टम को ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं, क्या, मास ऑफ द बाइसिकल, ये आपके टायर और ट्यूब, टायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्प्रिंग और डैम्पर, और फिर उसके बाद ये जो सीट है इसके नीचे भी तो कुछ स्प्रिंग लगी थी। ठीक है, तो ये भी आपका, ठीक है, और इस सीट के ऊपर बैठा है आपका राइडर जो बाइक साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है। ठीक है, साइकिल चला रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है, नहीं, यस सर। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि अब आपका सिस्टम जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों, क्योंकि अब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो गया ये। ठीक है, ठीक, तो ये और ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो गई भाई। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज कर सकते हैं, क्या भाई,
कि मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छी साइकिल है जिसमें शॉक एब्जॉर्बर्स भी हैं, आगे भी हैं और पीछे भी हैं। आगे भी हैं और पीछे भी हैं। ठीक है। ठीक। तो अब इस सिस्टम को ही आप अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। कैसे भाई? तो अब आपको मास ऑफ द व्हील अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अलग अलग लेना पड़ेगा। तो देखिए, एक व्हील तो ये रहा भाई, इसकी वजह से कुछ डैम्पिंग हो रही थी। ठीक है, तो ये एक व्हील हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके बनाता हूं। MW1, MW1 व्हील वन। ठीक है, और इसी तरीके से MW2, और उसकी वजह से अब व्हील का मास आपने अलग ले लिया। ठीक है, अब जो है इसके बीच में एक ये शॉक एब्जॉर्बर हम मान लेते हैं कि यहां पर एक शॉक एब्जॉर्बर लगा और यहां पर भी एक शॉक एब्जॉर्बर लगा है। ठीक है ना, शॉक एब्जॉर्बर लगा है। तो दोनों व्हील्स के ऊपर एक एक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, एक एक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ, सॉरी। और इनके ऊपर क्या रखी है? साइकिल। तो साइकिल का मास हो गया MB। ठीक है, अब ये बी वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा? ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन। ठीक है, व्हील का मास जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, व्हील का मास माइनस कर देंगे। और इसके ऊपर बैठा है राइडर, और राइडर किस पे बैठा है? सीट पे। और सीट के नीचे क्या है? सीट और साइकिल के बीच में क्या है? स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। तो आप स्प्रिंग्स और डैम्पर्स लगे हुए हैं, तो ये हो गया। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो ये और ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो गई। ठीक है, ये और ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो गई भाई, ये और ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो गई। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो गई भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपके ऊपर है, किसी भी फिजिकल सिस्टम को जब आप डिजाइन करते हैं, किसी भी फिजिकल सिस्टम को जब आप डिजाइन करते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है, सब बना लेते हैं इस तरीके से कि कितना भी डिटेल्ड सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जितना ज्यादा आप डिटेलिंग लेकर के आएंगे, मतलब उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता चला जाएगा, और इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको अपना फिजिकल सिस्टम, नो डाउट, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, रिजल्ट विल बी एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी जो होगी वो किसके कॉस्ट पे आती है भाई? टाइम एंड मनी। ठीक है, ये एनालिसिस में इतना टाइम और पैसा लग गया कि आप वो जस्टिफिएबल ही नहीं है। ठीक है, जस्टिफिएबल ही नहीं है। सो यू हैव टू एनालाइज द सिस्टम इन सच अ वे दैट आपका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा खराब ना हो। ठीक है, और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम भी ना कंज्यूम करे। ठीक है ना, तो ऑप्टिमम आपको चूज करना होता है। सो 2 से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी आप इसका काम चला सकते हैं, 2 से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इट्स टोटली अपॉन यू, इट्स टोटली अपॉन यू कि हाउ यू एनालाइज योर सिस्टम। ठीक है, एज अ डिजाइन इंजीनियर आप जब वाइब्रेशन एनालिसिस करेंगे तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने सिस्टम को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। ये बात आ रही है समझ में आप लोगों को? यस और नो? यस सर। ये बात मतलब इसमें कोई किसी को परेशानी हो या कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो, यू कैन आस्क।
बताएं भाई, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो। हितिक, मोहम्मद अमीन, अब्दुल्ला, साहिल खान, शहबाज अंसारी एंड तनवीर। हाँ भाई अब्दुल्ला बताएं। सर ये वाला रिपीट कीजिए ना, ये जो लास्ट में हुआ है। लास्ट में हुआ है। अब देखिए कहने का मेरा मतलब है कि जैसे 3 चीज लास्ट है वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका। हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, हाँ ये वाला सिस्टम। इसका आप डिग्री ऑफ चार फ्रीडम कितना चार बता है। रहे हैं? 4 हैं। वैसे होने को तो इसको 5 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे भी तो रोटेट कर सकता है। सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के बजाय ये अपनी एक्सिस पे भी तो रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो आपके ऊपर है कैसी एनालिसिस आप करते हैं। ठीक है, तो होने को 5 हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला मास जो है व्हील 1, ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ, अरे मान लीजिए कि यस आप सर। रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है। ठीक, तो आपका पहला आगे वाला पहिया आया, तो आगे वाला पहिया तो उठ गया, ठीक है, लेकिन पीछे वाला पहिया तो अभी भी जमीन पे ही है कि नहीं? हम्म, तो दोनों व्हील इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं ना? नहीं समझे? दोनों यस सर। व्हील इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो इसका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो सिर्फ आपके व्हील के लिए हो गए। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपके साइकिल की बॉडी के लिए हो गया, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि व्हील और साइकिल की बॉडी, मेन बॉडी जो है, उसके बीच में क्या लगा है? शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है ना, तो ये भी एक स्प्रिंग और डैम्पर की तरह काम करेगा। इसको, शॉक एब्जॉर्बर को आप स्प्रिंग और डैम्पर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग और डैम्पर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो साइकिल की मेन बॉडी आ गई, एंड देन साइकिल की सीट पे बैठा है आपका राइडर। तो साइकिल की सीट और साइकिल की मेन बॉडी के बीच में लगा है स्प्रिंग। ठीक है, तो उसको भी आप अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना सिस्टम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, ओके, नहीं आई बात समझ में यस अब्दुल्ला? सर। यस यस ठीक सर। है, सर। ओके, ठीक है। तो 2 सिस्टम्स और हैं आपके, कौन कौन से? मोटर बाइक या मोटरसाइकिल और कार। सो ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ। ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ। बाइक में तो आपको खुद ही कर सकते हैं कि वो तो सिमिलरली साइकिल की तरह है, कार में भी आप कर ही लेंगे। ठीक है ना, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू एनालाइज दिस सिस्टम। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछें, लेकिन ये 2 सिस्टम आप अपने आप से ट्राई करें, एंड वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन हाँ था। बोलिए, हाँ बोलिए। गियर रेशियो जितना रहता है तो स्पीड मीन्स के स्पीड और गियर रेशियो का रिलेशन क्या होता है मेन? स्पीड और गियर रेशियो का रिलेशन क्या होता है? नहीं, एक मिनट, स्पीड और गियर रेशियो का क्या रिलेशन होता है मतलब? देखिए, कोई भी गियर बॉक्स हो, ठीक है ना, हमें नहीं मालूम कि उसके अंदर कितने गियर्स हैं, उसमें कितने गियर्स हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है। बस हमें क्या ध्यान देना होता है कि ये आपका गियर बॉक्स है। ठीक है, ये आपका गियर बॉक्स है, यहां पर आपका इनपुट है, यहां पर आपका आउटपुट है, और बीच में नंबर ऑफ गियर्स हैं। ये इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है कितने गियर्स हैं, क्योंकि ये गियर ट्रेन कैसी होगी ये इस पर डिपेंड करता है। सिंपल गियर ट्रेन का अलग केस है। ठीक है, ठीक, कंपाउंड और क्या नाम है, एपिसाइक्लिक और रिवर्टेड गियर ट्रेन्स का अलग अलग इशू है। ठीक है, तो अगर स्पीड इसकी ओमेगा 1 है और इसकी स्पीड ओमेगा 2 है, ठीक है, तो गियर रेशियो क्या होगा भाई? कौन बताएगा? गियर रेशियो विल बी व्हाट? स्पीड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ड्राइवन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट मतलब
ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा 2 को, ठीक है। ये इनपुट स्पीड अपॉन आउटपुट स्पीड, ठीक है। ठीक, दिस इज योर गियर रेशियो, ठीक है। ठीक, अब सिंपल, जैसे गियर ट्रेन है, ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि एक सिंपल गियर ट्रेन है, ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ टीथ या फिर T1 है, इसमें T2 है, इसमें T3 है, इसकी स्पीड ओमेगा 1 है, इसकी स्पीड ओमेगा 2 है, इसकी स्पीड ओमेगा 3 है। तो गियर रेशियो जो है वो हो गया आपका क्या, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 3, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, T3 अपॉन T1, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग गियर ट्रेन के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट आपको ये ध्यान रखना है कि गियर रेशियो होता क्या है, ठीक है। गियर रेशियो होता ये है, ठीक है, गियर रेशियो। तो स्पीड जो है गियर रेशियो पर ही डिपेंड होती है ना सर? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड जो है, नहीं, इनपुट जो स्पीड होती है वो तो इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि वो तो आपकी जो मोटर है वो आपकी फिक्स है, ठीक है ना, कि उसकी स्पीड 1400 आरपीएम, 1500 आरपीएम, वो इनपुट स्पीड तो आपकी फिक्स है, लेकिन आउटपुट स्पीड जो है वो आपकी गियर रेशियो पे डिपेंड करेगी, ठीक है। आउटपुट स्पीड जो है वो आपकी गियर रेशियो पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जी सर। ठीक है, क्योंकि इनपुट स्पीड तो आप डिसाइड करेंगे ना। यस सर। ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक, ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू आर फ्री टू लीव नाउ। ठीक, अगर कोई थैंक डाउट यू नहीं है सर। तो आप लोग जा सकते। ओके, थैंक यू।